दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वह तेज हो गया है। एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से राजद और उसके तमाम सहयोगी पार्टियों के द्वारा रोज नए नए बयान देकर राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से भी तमाम जो गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं उसके राजनेताओं के द्वारा रोज नए नए बयान दिए जा रहे हैं और इसको लेकर बिहार की सियासत लगातार गर्म है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से बिहार के सियासत में एक व्यक्ति की एंट्री हुई और वह व्यक्ति अब बिहार में नई राजनीति की बात कर रहा है और जिस ओर वह अपनी चुनावी सफर को लेकर चल चुका है, कह सकते हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों जो गठबंधन है उनके तमाम राजनेताओं के लिए वह चुनौती बन गए। जी हाँ, हम बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं जो इन दिनों बिहार में पदयात्रा पर हैं। काफ़ी लंबे समय से बिहार के कोने कोने में उनकी पदयात्रा लगातार घूमती रही है और इस दौरान वह लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और जिस तरह की सियासत अब तक बिहार में हुई है लोगों को उसको लेकर जागरूक कर रहे हैं और उनकी कमियां वह लोगों को गिना रहे हैं। और ऐसे में महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के लिए वह अब बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि 2025 का चुनाव बिल्कुल भी वैसा नहीं होने जा रहा जैसा कि अब तक बिहार में विधानसभा चुनाव देखने को मिला है। कह सकते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम भी जिस तरह की होने की संभावना है वह अब तक के परिणामों से बिल्कुल इतर हो, तो इसमें भी कोई दो मत नहीं है। हम यह बात इसलिए कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और वह दोनों गठबंधन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, उससे तो यह स्पष्ट है कि महागठबंधन हो या एनडीए, इन दोनों के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर काफ़ी मुश्किल खड़े करने वाले हैं। और इसी को लेकर प्रशांत किशोर पर लगातार महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा पलटवार भी किया जा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर के द्वारा भी लगातार काफ़ी एग्रेसिव मूड में इन तमाम पार्टियों के नेताओं पर अटैक किया जा रहा है, चाहे वह जदयू हो या फिर आरजेडी। हम आपको यहाँ पे दो बयान सुनवा रहे हैं, आप गौर कीजिएगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर जदयू और राजद दोनों पर निशाना साध रहे हैं और उनका जो निशाना साधने का अंदाज है वह कितना स्पष्ट है और आम लोगों तक उनकी बात किस तरह से पहुँचे उस बात का वह बयान देते वक्त किस तरह से ख्याल रखते हैं। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर जब भी कुछ बोलते हैं तो वह आम लोगों तक सीधे पहुंच जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के दौरान घूम घूम कर बिहार के लोगों का नब्ज टटोल चुके हैं और जब भी वह कुछ बयान देते हैं तो वह बिहार के लोगों की समझ को अपने दिमाग में बैठाकर कुछ बोलते हैं। तो सुनिए किस तरह से प्रशांत किशोर जदयू और राजद दोनों पर हाल के दिनों में एक के बाद एक बड़ा प्रहार किया है। कहीं कहें कि 90% लोग सिस्टम में नहीं है, हम लोग कास्ट सेंसस कराएंगे और देखिए कास्ट ठीक है, कास्ट सेंसस को लेकर हम पिछले 2 साल से वक्तव्य दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग की दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई जनगणना होने से नई जानकारी मिली, सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा, वहाँ बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अकल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहाँ पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया?
राहुल गांधी जिस कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसको सुधारने का राहुल गांधी क्या मंत्र दे रहे हैं वो न बताएं। यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू को ब्लेम कर रहे हैं 17 साल में। ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है, उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगे। जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है, और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं, और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं। अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए जब जन सुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस फिर सियार। तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर लगातार राजद और जदयू दोनों पर हमलावर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पीके जिन दो नेताओं को सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं उनमें नीतीश कुमार और तेजस्वी हैं, और ये दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं 2025 में। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर भी लगातार तेजस्वी और नीतीश को सामने रखकर ही कुछ बोलते हैं, और इससे लगातार जदयू और राजद के लोग भी असहज महसूस करते हैं और सीधे उन पर पलटवार करने पर उतर जाते हैं। अगर बात राजद की करें तो राजद के लिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव 2020 की तरह बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कई फैक्टर ऐसे थे जो तेजस्वी और राजद के पक्ष में थे, और खास के 2015 में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाकर बिहार में चुनाव लड़ा था, 2017 में उससे अलग हो गए। तो तेजस्वी के साथ लोगों की एक सहानुभूति थी, और तेजस्वी लोगों की नज़र में नीतीश कुमार की छवि पलटू राम का बनाने में 2020 में लगभग सफल रहे थे। और यही वजह था कि नीतीश कुमार के इस कदम का आलोचना करते हुए लोग राजद के साथ जुड़े थे, और राजद को जिस तरह से राजद सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, वहीं तेजस्वी को जिस तरह से चिराग का सहयोग मिला था, तो कह सकते हैं कि 2020 में जो परिस्थिति राजद के साथ थी 2025 में वैसा हो ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारकर राजद के द्वारा जो उन पर पलटी राम वाली छवि बनाई गई थी उनको लेकर, वह उससे बाहर निकलने में कामयाब हो चुके हैं। वहीं अगर बात दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की जाए तो एनडीए के अंदर की जो राजनीति है वह भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि एनडीए के तमाम सहयोगी दल के द्वारा भी लगातार
अधिक से अधिक सीट लेने को लेकर दावा किया जा रहा है। और सिर्फ सीट को लेकर ही दावा नहीं किया जा रहा है, बल्कि एनडीए की तरफ से भी कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते जा रहे हैं। और खासकर बात चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान एनडीए में मजबूत स्थिति में है और उनके पार्टी के द्वारा लगातार चिराग को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की जाती रही है। दूसरी ओर जदयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरे किसी भी व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहीं तीसरी ओर भाजपा भी इस पक्ष में है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों को अन्य मंत्री पद देकर अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि भाजपा को यह पता है कि 2025 में अगर मुख्यमंत्री का कुर्सी हासिल नहीं किया गया तो 2030 आते आते बिहार की राजनीति और भी बदल चुकी होगी और बिहार में जो उनका सहयोगी दल है वह और मजबूत स्थिति में आ चुकेंगे और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती चिराग पासवान होंगे। क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जिस तरह से नरेंद्र मोदी के करीब है, कह सकते हैं कि 2025 और 2030 में चिराग पासवान बिहार में एक मजबूत आधार स्तंभ रखने में सफल होंगे। और इन सब के बीच जिस तरह से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एंट्री की है, इन सब की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं।